नमस्कार, मैं बबली गोस्वामी अपने चैनल NCERT फॉर स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर है वो क्लास 6 का NCERT हमारे अतीत फर्स्ट है, जिसका क्लास 6 का नाम ही है हमारे अतीत फर्स्ट। और ये चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है क्या, कब और कैसे। इसमें हम बात करेंगे क्या हुआ था हमारे अतीत, हमारे इतिहास में क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था, ये सारी बातें हैं इसमें। अब सवाल यह है कि अगर हम अतीत के बारे में जानना चाहते हैं कि पहले के लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, किस प्रकार के मकानों में रहते थे, क्या खेलते थे, उसमें खिलौने क्या थे, ये सारी बातें जो हैं ये क्लास 6 के चैप्टर वाइज, ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें कहाँ रहते थे इसके बारे में है, और क्या खाते थे, किसका उत्पादन करते थे, कौन से पशु का पालन करते थे, ये सब बातें इसमें बताई जाएगी। और आगे चैप्टर वाइज चैप्टर हम जो है इसमें बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये बहुत पुराना है। तो अब शुरू करते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। अब सवाल है कि पहले के लोग कहाँ रहते थे। तो पहले के लोग कहाँ रहते थे? कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। कई लाख वर्षों से लोग, जो पता नहीं है कि एक्चुअल में कितने लाख वर्षों से, लेकिन ये काफी पुराने समय से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। अब ये नर्मदा नदी कहाँ है? अगर हम सेकेंड थोड़ा सा एक कोशिश करते हैं भारत का मैप बनाने की। तो नर्मदा नदी जो है कुछ यहाँ पे कुछ कुशल संग्राहक मतलब जो चीज़ों को एकत्रित करते हैं, कुछ कुशल संग्राहक थे और भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का नर्मदा नदी के तट से संग्रह किया करते थे। वे लोग कौन लोग? वही प्राचीन लोग। वे लोग जानवरों का अखेट यानी शिकार भी करते थे। उपमहाद्वीप, यहाँ सिर्फ इंडिया की, भारत की बात नहीं है, उपमहाद्वीप यानी दक्षिण एशिया की बात हो रही है। और दक्षिण एशिया, जैसे दक्षिण एशिया कहाँ है? ये है उत्तर, ये है दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो दक्षिण एशिया जो है कुछ यहाँ पे है। तो उपमहाद्वीप में काफी कंट्री अभी की बात हो रही, पूरे दक्षिण एशिया की बात हो रही है। दक्षिण एशिया कहें या उपमहाद्वीप शब्द का इस्तेमाल करें। उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। 8000 वर्ष पहले जो सुलेमान और किरधर पहाड़ियां हैं, सुलेमान किरधर इसी साइड में है, वहाँ पे गेहूं और जौ का उत्पादन करना शुरू किया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। पहले क्या होता था कि जो भी जानवर होते थे वो जंगल में ऐसे घुमा करते थे, कोई नहीं जानता था कि उनको पालतू बनाने से क्या फायदा है, क्या हो सकता है। तो जब ये पता चला कि इस जानवर से ये चीज़ मिल सकती है, जैसे गाय से हमें दूध मिल सकती है, और बैल से जो है काम कराया जा सकता है, भारी सामान ढोवाया जा सकता है, भेड़ बकरी मांस के रूप में भी इस्तेमाल करते थे, और भी कई चीज़ें इस्तेमाल होती थी। तो जब इनको पता चला कि इनको कैसे मतलब पालतू बनाया जाए इनको, तो
उन्होंने चारा डालना शुरू किया। चारा जब डाले तो ये जो जानवर है वो खाने आते थे। कई बार डालना जब शुरू किया तो जानवरों को भी लगा अब इस जगह पर, इस स्थान पर हमें भोजन मिलेगा, तो वो वहाँ पे आते रहते थे। फिर उसको बाद में बांध के रखने लगे, पालतू बना लिए। इस तरह ये पशुपालन शुरू हो गया। उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व, उत्तर ये है और ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूर्व, सेकंड, सारे दिशाओं के नाम बता दे रहे हैं। ये पूर्व, एक सेकंड, दक्षिण पूर्व, और ये है दक्षिण पश्चिम। दिशाओं के नाम याद रखना ऐसे आसान है कि बस 4 दिशाओं के नाम याद रखो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उसके बाद जो और 4 हैं जो तिरछी रेखाओं से जाते हैं, वो इन्हीं से जो मेन है उत्तर और दक्षिण, उन्हीं को पहले लिख के लेना है। जैसे उत्तर को लिख लिया पहले और पश्चिम को लिखा बाद में, उत्तर को लिखा पहले, पूर्व को लिखा बाद में। ऊपर वाले हिस्से में उत्तर को पहले लिखेंगे और नीचे हिस्से जो दक्षिण है वो यहाँ पे दक्षिण पहले, पूर्व बाद में, दक्षिण पहले, यह पश्चिम, पश्चिम बाद में। ऐसे दिशाओं का याद कर लो, या ऐसे समझ के कई बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के कुछ अन्य क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। अच्छा, अब यहाँ से कृषि का विकास शुरू हो गया। गारो तथा मध्य भारत, मध्य भारत यहाँ है और गारो उत्तर पूर्व, यानी ये भारत का मैप है तो उत्तर पूर्व इस जगह पर आया। यहाँ पे गारो पहाड़ियाँ थी जहाँ पे कृषि काम प्रारंभ हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वो स्थान थे विंध्य। विंध्य कहाँ है? मध्य भारत। यानी चावल का उत्पादन सबसे पहले मध्य भारत में प्रारंभ हुआ। सो फ्रेंड्स, समझ में आ गया है तो नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। हम हट जाते हैं। अगला टॉपिक है नगरों का विकास। नगरों का विकास कैसे हुआ? क्योंकि लोग तो पहले जंगलों में थे, आज है कल वहाँ है, तो कहीं है, कोई मतलब बसने का उनका तरीका ही नहीं था कि वो एक जगह रुक के रहें। तो ये कैसे बसना शुरू हुए? जब जहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं होंगी, खाने पीने सारी व्यवस्थाएं होंगी, वहीं पे लोग टिकेंगे। तो नगरों का विकास के बारे में है इसमें। सबसे पहले समझ लेते हैं कि उपमहाद्वीप क्या होता है। उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया जैसे आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये दक्षिण एशिया में है। एक उपमहाद्वीप से छोटा है। महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप है। ये पता चल गया कि लोग सबसे पहले रहना कहाँ शुरू किए? नर्मदा नदी के तट यानी किनारे पर बस रहना शुरू किए। लेकिन वो लोग रहते थे तो आज यहाँ है, कल कहीं और है, फिर कहीं और दिख गया, ज़्यादा सुविधा है, वहाँ चले गए। तो वो लोग एक जगह नहीं रहते थे। फिर नगरों का विकास हुआ। नगर कैसे बसने शुरू हुए उसको इसमें समझते हैं। सबसे पहले उपमहाद्वीप को समझते हैं। उपमहाद्वीप क्या होती है? उपमहाद्वीप दक्षिण एशिया को कहते हैं। अब दक्षिण एशिया क्या है? आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, 6 कंट्री। एक महाद्वीप से छोटा है। महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। जैसे यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, अंटार्कटिका है और है 7, बता देंगे आगे। एक महाद्वीप से छोटा है। इन सब महाद्वीपों से ये छोटा है। लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया, विशालता मतलब यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, जैसे समुद्र, पहाड़ और नदियाँ, कई सारे पर्वतें, ये सब चीजें हैं जिससे ये विशाल है। विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, देखो यहाँ लिखा है, समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहते हैं।
ये इन्हीं के सीमा बनाया गया है, इन्हीं समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों के द्वारा दूसरे कंट्री से सीमा बनाया गया है, सीमा के रूप में काम करता है जो प्राकृतिक है। तो इसमें ये बताया गया है कि इसलिए इसको उपमहाद्वीप कहते हैं। ये सारी लाइनें एनसीईआरटी हमारे अतीत फर्स्ट में जो लिखी है सेम वही है, मेरे अपने तरफ से कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया गया है, क्योंकि जो एनसीईआरटी लिखा है सेम टू सेम अगर जो पढ़ ले तो उसी से घुमा फिरा के कैसे न कैसे क्वेश्चन बन के आता है, लेकिन आता उसी से है। 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां क्या होती है? सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं, उनको सहायक नदियां कहते हैं। जैसे सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां। अब सिंधु नदी का मैप में दिखा देते हैं। जैसे ये है, ये सिंधु नदी यहाँ पे है, उसकी सहायक नदियां क्या है? सतलज नदी, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब सहायक नदियां हैं। इन्हीं के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि कहाँ पे, किस दिशा में फले फूले थे। तो ये किस दिशा में ये नदियां हैं? सिंधु नदी के जो सहायक हैं सब, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ये भारत की किस दिशा में है? ऐसे देखे तो अभी दिशा बताए थे, इसमें उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व दिशा में बसे थे। और गंगा तथा उसकी सहायक नदियां। अब गंगा उसकी सहायक नदियां क्या है? ये यहाँ पे देख लेते हैं मैप में। ये गंगा नदी है, लिखा है, शायद दिख रहा हो साफ। गंगा नदी है हिमालय से नीचे, हिमालय के दक्षिण में गंगा नदी है। फिर उसके गंगा नदी के दक्षिण में दिशाएं भी पूछी जाती है, इसलिए मैप भी देखते रहना। और यहाँ पे है सोन नदी। कौन कौन सी है सहायक? सोन नदी, चंबल, यमुना, ये सब सहायक नदियां हैं। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों सोन, चंबल, यमुना के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती यानी समुद्र के किनारे इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे कब नगरों का विकास हुआ? तो ये इसका आंसर 2500 वर्ष पूर्व, 2024 है, और 2500 वर्ष पूर्व यानी 2024 से भी पीछे, लगभग 500 वर्ष पीछे। गंगा के दक्षिण में सोन नदी, अभी दिखाया था, गंगा के दक्षिण में सोन नदी व अन्य गंगा के सहायक नदियों यानी चंबल, यमुना के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। ये बहुत शक्तिशाली राज था और इनके जो राजा थे बहुत शक्तिशाली थे, और उन्होंने कई और राज्यों का ऐसे ही विकास किया और मतलब बसाया ऐसे कई और राज्यों को। अब यह है लोग यात्राएं क्यों करते हैं, इसी में अगला टॉपिक है। लोग यात्राएं क्यों करती हैं? लोग पहले भी यात्राएं करते थे, लोग आज भी यात्राएं करते हैं। लोग पहले जो लोग यात्राएं करते थे उनकी यात्राएं बहुत ही कठिन रहती, बहुत ही डिफिकल्ट होती थी, क्योंकि पहले इतने सारे साधन नहीं थे। एक समुद्री इलाका था, अगर समुद्र को पार करके जाओ तो जहाज था, जहाज भी आज के हिसाब के इतने ज़्यादा टेक्निकल नहीं थे। तो तब भी लोग यात्राएं करते थे, क्योंकि इंसानों की स्वभाव होता है चीज़ों को जानने का, जिज्ञासा बहुत होती है, इसलिए लोग यात्राएं करते हैं। और यात्राएं करने से लोग बहुत सारी चीज़ें दूसरी जगह देखते हैं, उसको अपनाते हैं, एक दूसरे का संस्कृति कल्चर का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए यात्राएं करते थे। अब कल टॉपिक पढ़ाएंगे देश का नाम, भारत या इंडिया कैसे पढ़ा अपने देश का नाम, ये टॉपिक रहेगा। आप नहीं थैंक यू। और वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना कि एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स हम एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे, और एनसीईआरटी ही सभी में आते हैं। एनसीईआरटी से ही सभी प्रेरित होकर एनसीईआरटी बेस्ड ही बुक लिखी जाती हैं, इसलिए इधर उधर की बुक में न जाकर एनसीईआरटी ही पढ़ी जाए, इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी प्रमाणित बुक है और इसमें कोई ऐसे वैसे राइटर नहीं है जो बस ऐसे लिखना शुरू कर दिए। अब आपको दिखाते हैं कि इसके राइटर नेम, ये देखिए कौन है। अध्यक्ष सामाजिक विज्ञान पुस्तकालय महाविद्यालय, और यह है प्रोफेसर इतिहास विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता के हैं। और है मुख्य सलाहकार, ये है कहाँ के? प्रोफेसर जवाहरलाल
लाल नेहरू यानी जेएनयू के सलाहकार जवाहरलाल नेहरू, ये भी और सदस्य कई लोग मिलकर इसको लिखे हैं और सारे जो हैं बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड लोग इसका लिखे हैं। और हिंदी अनुवाद अगर इंग्लिश में बुक पहले लिखी जाती है, फिर उसको बाद में हिंदी में अनुवाद होती है, क्योंकि और हिंदी में जब अनुवाद होती है तो कायदे से की जाती है, वो भी प्रमाणित है। हिंदी में जो भी लिखा होता है, अगर जो उसी चीज़ पर हमने टिक किया, वहाँ पे आंसर दिया, तो वो भी सही माना जाएगा, क्योंकि वो भी हम कोर्ट में बोल सकते हैं अगर जो कोई क्लेम करता है अपने आंसर को लेकर कि हाँ हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने इसको टिक किया, इसको आंसर दिया। सो धन्यवाद।